when we are talking about the principles of management and उसके अंदर specifically when we are talking about Taylor, ठीक है? तो Taylor जो है he emphasized on things which were practically applicable on in the workshop. नाउ वर्कशॉप का मतलब यहाँ पर है द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेयर यू आर एक्चुअली वर्किंग विद द वर्कर्स. तो उसने अपने जो प्रिंसिपल्स थे, ऑल द प्रिंसिपल्स, ही हैड ओनली 4 प्रिंसिपल्स इन ऑल एंड वो 4 आपके थे. ही ऑल्सो सेट डिफरेंट, मतलब कि द वर्क शुड बी डिवाइडेड, बट ही कॉल्ड इट एज functional foremanship. Now this functional foremanship, this means the work should be divided on the basis of functions. जो कि हमारे जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल होता है. तो वो यही कहता है कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग द वर्क शुड बी डिवाइडेड. दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू फेयोल, जिसने बोला था डिविजन ऑफ वर्क शुड बी देयर. नाउ इसमें क्या डिफरेंस है कि फेयोल, टेलर का मानना है कि वंस द वर्क इज डिवाइडेड, यू डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरीज. आप उसको 2 यूनिट में डाल दो. one unit which should only emphasize on planning and the another one is where the actual production is there. एंड इसके लिए वो कहता है कि देयर शुड बी 4 people in the planning department, 4 in the production, who should look after different aspects. like from प्लानिंग के अंदर पूरा एडमिन आपका आ जाता है, जहाँ डिसिप्लिन इज ऑल्सो देयर, ऑर्डर इज ऑल्सो देयर. एंड प्रोडक्शन के अंदर जहाँ आपके यूनिट्स जो हैं, यानी कि आपका सामान एक ही जगह पे रखा हुआ है. देन इफ देयर इज सम रिपेयर नीडेड, इट शुड बी रिपेयर्ड. तो दैट इज मेन ऑन द प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ आप मशीनों के साथ काम कर रहे हैं. एंड ही सेज कि जो एक वर्कर है, ही शुड वर्क अंडर ऑल दीज 8 डिफरेंट पीपल, जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ कंप्लीट कंट्रास्ट टू यूनिटी ऑफ कमांड. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ इसलिए उसको लेकर आ गई. यूनिटी ऑफ कमांड सेज 1 बॉस एंड 1 सबॉर्डिनेट, वेयर एज आपका फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर वो कहता है 8 आपके सुपरवाइजर्स होते हैं और उसके नीचे एक वर्कर होता है. तो दिस इज द फर्स्ट वन ही हैज सेड. सेकेंडली ही सेज फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद वो कहता है इट शुड बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. मीन्स द पीपल शुड वर्क इन कोऑपरेशन, मतलब उनके अंदर जो है कोऑपरेशन होना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए. देयर शुड बी अ मेंटल रेवोल्यूशन. दे शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑल वर्किंग फॉर द बेटरमेंट और फॉर द गोल ऑफ द कंपनी. फिर तीसरा वो इसी चीज को, मतलब जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है, इसी को वो आगे और मतलब कि ही इज एक्सप्लेनिंग, और उसको वो कहता है दैट अ पर्सन शुड हैव कोऑपरेशन, सॉरी, नॉट सॉरी इंडिविजुअलिज्म. यानी कि आपको अपना बेनिफिट नहीं, यू हैव टू सी द benefit of the company. Then he also emphasized that anything which you are doing, that should be science, not rule of thumb.
यानी कि आप जो काम करते हो उसको आप एक साइंटिफिक तरीके से देखो, व्हाई इट इज डन. इट शुड नॉट बी ओनली द, मतलब आप जो हो उस पर सिर्फ यू आर जस्ट ट्राइंग, ट्रायल एंड एरर मेथड मत डालो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही सेज दैट देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सोनल, यानी कि हर एक इंसान को जब आप रिक्रूट करते हो तो देयर शुड बी अ साइंटिफिक मेथड. आप उनको उनकी फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिक्रूट करो एंड ऑल्सो गिव देम द ट्रेनिंग सो दैट देयर एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड. तो दीज फोर ही एम्फसाइज एज प्रिंसिपल एंड इसको इम्प्लीमेंट वो करता है विद फर्स्ट he says there should be functional foremanship. Then second he is giving the emphasis on standardization and simplification. और ये जो standardization वाला जो है आप लोग पढ़ोगे in your marketing, you would be reading it in your marketing 1. means one should, जो हम काम करते हैं देयर शुड बी अ प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट एंड टू अवॉइड एनी सुपरफ्लूस, यानी कि कोई भी गड़बड़ डुप्लीकेशन कुछ भी ना हो, उसको लिए सिंप्लीफाई कर दो, वेस्टेज को कम कर दो. फिर वो कहता है मेथड स्टडी, यानी कि देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू डू एवरी वर्क एंड यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा सबसे ईजीएस्ट रहता है. देन देयर इज मोशन, यानी कि व्हेन यू आर मूविंग, जब आप सामान को मूव करते हो, खुद को मूव करते हो, तो व्हाट हैपन्स इज देयर माइट बी अननेसेसरी मूवमेंट, जिसकी वजह से एक तो आप स्ट्रेस आउट होते हो एंड सेकेंडली द टाइम इज वेस्टेड. सो देयर शुड बी प्रॉपर मोशन. अगर आप लोग किसी क्रेन को देखोगे ना तो यू विल फाइंड दैट इट हैज गॉट अ प्रॉपर एंगल सो दैट मूवमेंट आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. देन ही सेज देयर शुड बी टाइम स्टडी, एंड ये जो टाइम स्टडी है दिस ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू वर्क अंडर डिपार्टमेंट. किस काम को एवरेज कितने टाइम में हम कर सकते हैं. देन एवरी वर्कर, बिकॉज ऑल आर डूइंग द फिजिकल वर्क, तो वो बीमार हो जाता है, वो थक सकता है. अभी जो आप लोगों ने केस देखा भी था विच वी कॉल एज दैट पुणे केस, तो देयर शुड बी प्रॉपर रेस्ट. आपको रेस्ट होना चाहिए. देयर शुड बी प्रॉपर टाइम, कब खाना है, कब उनको थोड़ा सा आराम करना है, एंड दैट इंटरवल्स वी नीड, तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. नाउ दिस, ये वाला जो है दिस इज एक्चुअली कंप्लीट कंट्रास्ट टू व्हाट टेलर फेयोल हैड सेड, क्योंकि फेयोल का मानना था देयर शुड बी फेयर रिम्यूनरेशन. उनका मानना था देयर शुड बी फेयर रिम्यूनरेशन, यानी कि जब दो जने एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं सो दे शुड बी, अगर उनका काम, उनका लेवल सेम है तो दे शुड बी गिवन द सेम सैलरी, राइट. लेकिन डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है वो कहता है जितना काम, पीसेस यहाँ पर जितने यूनिट्स वो इंसान बना रहा है उसके अकॉर्डिंग द वेज सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड दैट शुड बी डिफरेंट. मतलब अगर एक, अब इसका उसने एग्जाम्पल क्या दिया है,
दिस इज हिज मेन कंसर्न। जो इंसान ज़्यादा काम करता है, अगर आप उसको वही सैलरी दोगे जो काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, द अदर पर्सन वुड बी डीमोटिवेटेड। एंड जिसको कम काम करने पर भी पूरा पैसा मिल रहा, वो तो कहेगा ठीक है यार, मुझे मिल रहा तो मैं क्यों ज़्यादा काम करूँ। सो देयर शुड बी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उसके लिए ही हैड गिवन एन एग्जाम्पल, मतलब हम एक कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट अस टेक 2 workers X and Y. X produces 100 units per hour, ठीक है, and Y produces 70 units per hour. Now according to Taylor, उसका मानना है जो 100 यूनिट्स दे रहा है, X शुड बी पेड, मतलब अगर हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, मोर देन Y। मान लो कंपनी का जो सिस्टम है वो है 100 रुपीज़ पर आवर, तो उसका मानना है कि अगर 10 रुपीज़ पर आवर, तो उसका मानना है कि इसको आप 10 रुपीज़ दो और इसको आप 8 रुपीज़ दो, मतलब थोड़ा कम दो। क्यों? अब इसको मिला 1000 रुपीज़ और इसको मिला 560 रुपीज़। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे मतलब कि वो क्या हुआ, अब इसको समझ आ गया है Y को, दैट अगर मुझे ज़्यादा कमाना है तो आई शुड प्रोड्यूस मोर, एंड X विल बी मोटिवेटेड कि मुझे रिकॉग्निशन मिली है मेरे काम के लिए। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम सेज, which is normally implemented at the workshop level, जहाँ आपके वर्कर्स होते हैं। That is why it is said piece, मतलब पर पीस के अकॉर्डिंग आप उनके वेजेस को फिक्स करो। So that is called differential piece wage system, a technique to handle both kinds of workers, जो हार्ड वर्क करते हैं वो भी, एंड ऑफ कोर्स जो आपके कम काम कर रहे हैं वो भी, टू प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टू प्रोवाइड मोटिवेशन। तो ये आपका है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो अंडर टेलर आपके प्रिंसिपल्स 4 है, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एंड जो आपके टेक्निक्स हैं वो है आपके फंक्शनल फोरमैनशिप, विच इज in one way it is complementary to division of work, and on another way it is a contrast, because उसके अंदर आपके 8 वर्कर्स जो है, 8 सुपरवाइजर्स एक वर्कर को सुपरवाइज करते हैं, which is contrast to unity of command. Then standard and simplification, the work should have, जब आप काम को करते हो there should always be a standard set, ताकि आप उस पर easily control कर सको। The best method, removal of unnecessary movements, study of time to know the average and also the number of workers, ये सारे 1 मार्कर है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, and fatigue to know when a person gets tired, इंटरवल्स आपको प्रोवाइड करने के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, एंड व्हेन इट कम्स यू नीड टू पुट इट इन दिस वे। मतलब आप एक रैंडम एग्जाम्पल लोगे कि जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसा दो, जो कम काम कर रहा है उसे कम दो। तो दिस इज व्हाट वी से एज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, राइट। द सेकेंड टॉपिक आई एम टेकिंग अप इज directing. When I have been telling you what is directing, I think when in the session also I told you
when you are giving guidance, when you are giving supervision, when you are mentoring someone, when you are providing direction. आप गूगल मैप लेकर चलते हो when you are going somewhere, right? So what does that Google map do? It gives you the direction कि go to this direction. वो अलग बात है कि वो अलग तरीके से देता है, but it gives you the direction. तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आपका जो डायरेक्शन है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कंपनी है इट शुड प्रोड्यूस, it should have the work, it should get its what we call as its objectives efficiently and effectively. तो आपको good direction, अगर आपने प्लान किया है, planning is waste if it has not been implemented, if there has not been a proper control system. प्लानिंग का सेकेंड स्टेप हमारा हो जाता ऑर्गेनाइज, चीज़ों को, सामान को, हमारे फंक्शंस को, सबको हमें ऑर्गेनाइज करना है. देन द थर्ड वन कम्स इज आपका गुड स्टाफ. लेकिन जब आप स्टाफ लेकर आओगे तो डू यू थिंक दैट यू वुड बी एबल टू वर्क इफ द स्टाफ इज नॉट गिवन द प्रॉपर डायरेक्शन? तो सबसे पहली बात होती है कि जो डायरेक्शन है इट integrates employees efforts. जो लोग काम करते हैं अगर उनका अब हर एक जगह पर, हर एक लेवल पर there would be different direction. The direction which you are giving to a worker will not be the one which you are going to give to an admin. तो अपने अपने काम को करना, लेकिन उसको कोरिलेट करना with others effort will be helping. Okay, वो ये काम कर रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, this work has to be done together for this work. Secondly, it brings stability and balance. कंपनी के अंदर हमें पता है कि कौन सा काम किसको करना है, how it has to be done, and when we do the work, what will be our, हमारे लिए what are the things that we would be having. तो हमें पता है कि दिस हैज़ टू बी डन इन द, और कौन कौन किस काम को किस तरीके से करेगा, दैट वी आर अवेयर. सो वी आर हैविंग द स्टेबिलिटी एज वेल एज द बैलेंस. इट इज़ द वन विच इनिशिएट्स द एक्शन. If a good director is there, I mean to say not the director of a company, I mean to say the person who is acting as a supervisor, a person who is acting as a leader, वो अगर सही होगा तो कोई भी कंपनी के अंदर जो चैलेंजेस आती हैं, चेंजेस आती हैं, that can be easily changed. I think I had already given this example to you that when in India this computer was introduced, at that time there was a resistance, और ये रेसिस्टेंस सिर्फ इस वजह से आपका पूरा हुआ था बिकॉज देयर वॉज अ गुड डायरेक्शन. अगर आप लोगों को बताओगे कि भाई वो जो चेंज है वो आपके लिए है तो दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ द सेकेंड इज what are the importances, right? Characteristics, फीचर्स आपने डेफिनेटली लर्न करने हैं. अगर आप फीचर्स को करते हो ना तो कहीं ना कहीं यू आर इनडायरेक्टली ऑल्सो लर्निंग द इम्पोर्टेंस. तो फीचर्स को आपने ज़रूर करना है. पहला, अगर डायरेक्टिंग होगा तो एक्शन आपका होगा, राइट? इफ देयर इज अ डायरेक्शन देन ओनली द एक्शन विल टेक प्लेस. अगर आप देखो इम्पॉर्टेंस में भी द सेम पॉइंट इज देयर एंड इवन इट इज देयर इन द फीचर्स ऑल्सो.
features of management are continuous and they flow from top to bottom. ये कई बार आपका आया है कि what is it, and of course it is pervasive. फीचर्स एक आध बार आए हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर से आपके एलिमेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन में मैस्लोस नीड थ्योरी विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. मोटिवेशन के अंदर आपका व्हाट इज़ द मतलब कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल को आइडेंटिफाई करना और उसी के टाइप में और कौन सा हो सकता है. आइडेंटिफिकेशन एंड explanation or stating of the leadership style, and then the communication barriers. They are very 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 important from this chapter. In fact, if I say yes, this chapter is lengthy and there are so many concepts that you need to understand from this particular chapter. आपके इसके बाद आ जाता है द एलिमेंट्स. जो आपको लर्न वर्ड याद रखना पड़ेगा वो होगा एलिमेंट्स. समटाइम्स इट माइट बी अ कंसेप्ट. तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है सुपरविजन. एज आई सेड, नाउ दिस टॉपिक इज नॉट इन लेंथ. अब आपका सिर्फ सुपरविजन क्या है वही आपको जो है यू हैव टू अंडरस्टैंड. देन इज मोटिवेशन, and under motivation you need to learn what is the meaning of motivation. motivation आपका एक internal drive होता है. that's an internal drive. कभी कभी इंसान, अब आप ऑफिस, अब आप स्कूल में कब जा रहे हो, what does it motivate you to go to the school? मजबूरी में स्कूल में पढ़ रहे हो वो एक अलग बात है, बट एक मोटिवेशन होता है यार ये टीचर अच्छा पढ़ा रही हैं. मुझे व्हेन आई हैड व्हेन आई वन द मैच मुझे मेडल मिला. आई वॉज अपलॉडेड. आई वॉज गिवन द चांस टू रिप्रेजेंट माई क्लास. दैट्स अ मोटिवेशन. वो इंटरनल फीलिंग होता है. तो आपके मोटिवेशन से आपका जो है 1 मार्कर आया तो स्टिमुलेटिंग अदर्स. और फिर आपके मोटिवेशन से यू मे बी हैविंग, जो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो है द टाइप्स, यानी कि फिनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. आई हैव ऑलरेडी मतलब कि इसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ एट लेंथ. एनीथिंग विच गोज इनटू योर बैंक अकाउंट एज मनी, सैलरी, बोनस, ग्रेचुटी, पीएफ, जो पैसों के जैसा जाता है, जिसमें आपको पैसा मिल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो फाइनेंशियल. जिसमें कहा जा रहा है वाओ गुड, टेक दिस गिफ्ट, आपके नाम से आपको एक मेमेंटो मिला है, आपके नाम से आपको टी शर्ट मिला है, आपका नाम बोर्ड में डाला गया है, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता है. ओके कम Manya, we wanted to discuss something, let us discuss. Okay, tell Manya what is your, आपका क्या विचार है. रिति, you tell me what should we do in this, जिसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन है. रिति, your work is very good, so I am adding one more product to your category. आप 2 कैटेगरी कर रहे हो, ये भी करो, तो आपको अंदर से खुशी मिलती है. That's non-financial, right? Then from the leadership you will be having the kinds of leaders. और ये आपका 1 मार्कर में भी आया है एंड मोर और लेस स्टेट में आता है. स्टेट का मतलब आपको उसे डिफाइन करना है. तो ऑटोक्रेटिक, और इसको हम लोग जो है बॉस ओरिएंटेड भी कहते हैं. देन डेमोक्रेटिक, इसको हम पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं. एंड लेजेस फेयर, इसको हम फ्री रीन भी कहते हैं. तो व्हेन इट कम्स टू बॉस ओरिएंटेड, यानी कि जहाँ पर बॉस कहता है भाई मैंने जो बोला वो फाइनल,
एंड ये ज़रूरी होता है जहाँ वी हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, वी आर इन द पॉलिसी मेकिंग, वहाँ हमें ऑटोक्रेटिक होना पड़ता है। जहाँ टीम के साथ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमें पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक होना पड़ता है। एंड सम सिचुएशंस आर देयर वेयर वी नीड टू बी हैविंग द फ्री रीन, यानी कि एम्प्लॉयज़ को याद रखना, जो आपके वर्ड्स आएंगे मैं वो बता रही हूँ, एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देना, एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देना टू टेक द डिसीशंस। एंड बॉस सिर्फ जहाँ ज़रूरी है ही माइट इंटरफेयर। देन कम्स योर कम्युनिकेशन। नाउ इन द कम्युनिकेशन फॉर इन सम स्कूल्स जो आपका प्रोसेस है इट हैज़ कम इन द पिक्टोरियल फॉर्म। लास्ट ईयर इट वॉज देयर इन अ स्कूल, दैट इज़ आपका जो है दे हैड मेड दिस कि सेंडर से आपके नॉइस के बीच का दे हैड मेड अ पिक्टोरियल वन विच इज़ देयर इन योर बुक, और उसके पीछे उन्होंने बीच में जो है दे हैड मेड दिस कि इसके अंदर क्या आएगा। तो सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। मैसेज वो कैसे करेगा, वो उसको एनकोड करेगा कि मुझे उसे कैसे भेजना है। अब मैसेज क्या है, कल छुट्टी है, अब वो उसको एनकोड करेगा। मैं इसे डायरेक्टली बोलूँगा, मैं इसे मेल के थ्रू बोलूँगा, मतलब वो एनकोड कर रहा है। फिर उसके बाद वो मीडिया को चूज़ करेगा कि मैं उसे ईमेल से भेजूँ, मैं उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेजूँ, मैं उसको मतलब कि नोटिस बोर्ड में लगा दूँ। देन व्हेन इट गोस इट हैज़ टू बी डिकोडेड, यानी कि उसको क्या बता रहे हैं वो समझना पड़ेगा। देन वो जो रिसीवर है ही हैज़ टू अंडरस्टैंड, ही हैज़ टू टेक द फीडबैक, मतलब ओके अगर छुट्टी है राइट द पर्सन हैज़ अंडरस्टूड, बट देयर माइट बी सम नॉइस, कुछ आवाज़ में हो सकता है आपने लिखा क्लैरिटी नहीं है, काट के लिखा हुआ है, सो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल। तो कुछ स्कूल्स के अंदर ये आता है एंड दिस कम्स इन दिस वे वन, फिर उसके बाद वो ऐसे एरोज बना देते हैं एंड देन दे से कि इसके अंदर क्या आएगा। इट इज़ ओनली इन सम स्कूल्स। नाउ आता है कम्युनिकेशन, एज आई सेड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ एंड you have not understood it in the way I am going to tell you, then my communication is very, very poor. And according to boards, barriers to communication is one of the most important. जैसे आपका एलिमेंट था, what are the elements of directing, वो बहुत important है। लीडरशिप वाला आपका आइडेंटिफिकेशन या स्टेट में आता है, लेकिन बैरियर्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, दे आर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इन द बैरियर्स आपके आते हैं सेमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। Anything where you feel there is a language problem, like a person may not be an Indian, he is working for a Japanese company और Japanese ने English में डाला, हमने उसको गलत तरीके से ट्रांसलेट कर दिया है। Meanings which might be having double meanings or may not be as what a person wants to understand, it is not according to the level of the person, यानी कि वो उसको समझ नहीं पा रहा है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, भाषा समझ नहीं आ रही है, वो सिमेंटिक में आता है। जिसके अंदर योर माइंड इज नॉट सपोर्टिंग यू, मे बी ड्यू टू स्टेटस, ड्यू टू डिस्ट्रस्ट, जिसमें आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं करता है, वो साइकोलॉजिकल, आपको याद ही नहीं रहता। अभी मैम ने बताया था बेटा कल जो है आपका टेस्ट है और आप भूल गए, साइकोलॉजिकल।
कंपनी की तरफ से यू डोंट गेट द बेनिफिट्स, यू डोंट गेट द रिकॉग्निशन। कंपनी में इतना लंबा चैनल है कि आप किसी की शिकायत लगाना चाहते हो और ऊपर तक पहुंचते पहुंचते आपको पता, उस इंसान को ही पता लग गया कि आप किसकी शिकायत लगा रहे हो, तो यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। कंपनी में आप कुछ अच्छा करते हो, कंपनी आपको कुछ नहीं देती है। पर्सनल इज मोर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल, जहां आप अपने पर्सनल, मतलब आपको डर है, लैक ऑफ फियर कि भाई मुझे जो है पकड़ के मेरी नौकरी चली जाएगी। देयर माइट बी अ फियर इन योर सेल्फ, जो आपका दिल नहीं मानता, दैट कम्स अंडर पर्सनल। और इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसके साथ आपको लर्न करना है दैट इज द मेजर्स टू ओवरकम। इसके अंदर आई वुड सजेस्ट 4 to 5 आप अच्छे से लर्न कर लो, बिकॉज अगर बैरियर आएगा तो राइट एनी 4 मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स आता है। नॉर्मली दिस कम्स इन द 6 मार्कर क्वेश्चन, तो इसको आप जो हो डेफिनेटली लर्न करोगे, बोथ ऑफ देम, दैट इज बैरियर्स एज वेल एज द मेजर्स। और उसके लिए व्हाट आर द थिंग्स? क्लैरिटी, आपको क्या किसको बताना है, दैट शुड बी क्लियर। देयर शुड बी कंसल्टेंसी, आप दूसरों से पूछो व्हाट इज़ द, मतलब कि किस तरीके से करना है। समटाइम्स पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मे बी एक मैनेजर है एंड ही इज़ गोइंग टू एड्रेस द वर्कर्स। अब वर्कर्स को जब वो कर रहा है तो सुपरवाइजर से अगर वो कंसल्ट करता कि भाई ये वर्कर्स कैसे हैं, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, व्हाट शुड बी द, मतलब कि मुझे क्या बताना चाहिए। इफ़ यू आर कंसल्टिंग, दैट वुड हेल्प यू टू कन्वे योर मैसेज इन द बेटर मैनर। देन कन्वे थिंग्स ऑफ वैल्यू, जो चीज़ आपको बतानी है वो बताओ, इधर उधर की बातें नहीं। कन्वे फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब अभी नहीं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि दिस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड नॉट ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट, इट मे बी फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। देन 5th C is communicate as per the level। मतलब जब आपने भी देखा होगा, अगर मैं आज आपसे कहती हूँ ना बेटा डू यू नो व्हाट इज़, कोई 6th स्टैंडर्ड का एक मैथ्स का सवाल निकालती हूँ, आप पता क्या बोलोगे? मैम ये भी कोई पूछने की चीज़ है? बिकॉज यू आर राइट नाउ इन 12th स्टैंडर्ड। योर लिसनिंग, जो आपका जो सेंटेंस है, सॉरी आपका जो लेवल है वो बढ़ चुका है, आपका जो लेवल है वो बढ़ चुका है। तो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज देयर इन 6। लेकिन एक 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलोगे तो वो समझेगा नहीं। तो जब आप उसको समझाओगे तो आपको उसके लेवल पर जाना पड़ेगा। यू नीड टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज। सिमिलरली इन अ कंसर्न ऑल्सो, मतलब एक कंपनी के अंदर भी हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है। इफ़ वी आर कम्युनिकेटिंग टू समबडी हु इज़ एट अ मैनेजरियल लेवल, तो उसके लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो थोड़ा अलग होगा। इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग टू अ पर्सन हु इज़ एट अ वर्कर लेवल, उसके लिए जो लैंग्वेज होगा वो अलग यूज़ होगा आपका। तो आपको जो है यू नीड टू गो विथ 5 C's। पहला 5 C's, आई रिपीट 5 C's, यानी clarity, consultation, conveying things of value, conveying for present future and communicating as per level। ये तो आपके हो गए। Then be a good listener। You should be like गणेश जी। आपको जो है गणेश जी के जैसा होना चाहिए। You should have big ears to listen। यही तो हम लोग नहीं करते हैं, यही तो हम नहीं करते हैं। इन द मैनेजरियल कैडर ऑल्सो दिस इज वॉट वी डोंट डू इट। देन इंश्योर फीडबैक, जो आपने किसी को बोला है उसका एक फीडबैक लो। दैट कैन बी अ जनरल मीटिंग,
फीडबैक फॉर्म, सर्वे, वो देन whatever you are giving the communication, उसको आप फॉलो अप करो कि वो हो। फीडबैक होता है उन्हें समझ आया नहीं, और फॉलो अप होता है वेदर दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन। सो दीज आर द 3 अदर। तो इनमें से यू कैन लर्न एनी 5 बाय हार्ट, और इफ़ यू अंडरस्टैंड इट इज़ ओके। लाइक मैंने 5 C's लगाए हुए हैं, अगर ये 5 C's आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो यू कैन डू इट। गणेश जी को याद रखोगे तो बी अ गुड लिसनर हमेशा याद रहेगा। तो यू कैन यूज एनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ओनली राइट एनी 5 और एनी 4 मेजर्स टू ओवरकम आता, कभी भी ये नहीं आता कि इसके लिए क्या करना। तो दिस इज व्हाट द चैप्टर डायरेक्टिंग सेज। In another word, if I say what are the important things you have to learn, features एक बार समझ लो। मतलब आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आया कि जो मैनेजर है उसने एक फंक्शन परफॉर्म किया, तो उसके बाद क्या होगा, द एक्शन वुड बी इनिशिएटेड। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है एनी फंक्शन, वेदर इट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, this or these all functions go till the company is alive। तो ये continuous अपने आप, आपको जहां पर भी ये वर्ड आ रहा है आप continuous डाल दोगे। write the feature of one of the functions which flows from top to bottom। डायरेक्टिंग, सिर्फ डायरेक्टिंग में जो मैं आप टॉप से बॉटम आते हो। एंड pervasive is again for all the functions, it is at all the levels, it is for all the companies, इसे। तो वो आपका एक स्टैंडर्ड है। अगर आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस में याद किया, यहाँ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्स आते हैं इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके डायरेक्टली 4 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्ट भी आते। सुपरविजन, यू डोंट हैव एनी डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज़ ओनली सुपरवाइज, यानी कि ऊपर से आपने जो है ओवरसी करना है काम को, बस दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन। मोटिवेशन से आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल से 200% आने के चांसेस होते हैं। अगर इफ द टीचर इज गिविंग क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन, देन मोटिवेशन 1 या 2 में आता है। Otherwise it comes in 4 marker question, identify the 2 types of incentives। तो बच्चा जब आपको इंसेंटिव लिखना है ना, तो पहले आप उस इंसेंटिव का नाम लिखोगे और वो किस कैटेगरी में आ रहा है वो लिखोगे। यानी कि इफ इट इज एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, तो एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन किसके अंदर आता है, नॉन फाइनेंशियल के अंदर। अगर कार अलाउंस मिल रहा है, अगर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, उसको हम पर रिक्विजाइट बोलते हैं या फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर रिक्विजाइट। आई राइट इट हियर, मैं जस्ट आपको लिखने यहाँ पे लिखती हूँ, पर क्विजाइट्स या फिर फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो ये जो है दिस कम्स अंडर फाइनेंशियल। मतलब उसको जो है शाम को जो है ऑफिस की तरफ से मेडिकल, उसके बच्चों के लिए पढ़ाई, उसको मतलब कि लीव का अलाउंस मिलता है। तो ये कौन सा ड्राइवर अलाउंस मिलता है, तो अंडर विच इंसेंटिव इट कम्स, पर क्विजाइट्स और फ्रिंज बेनिफिट्स, एंड इट कम्स अंडर फाइनेंशियल, क्योंकि इसके अंदर मोटा मोटा पैसा आता है। ठीक है। देन इन द लीडरशिप आइडेंटिफिकेशन आएगा, दैट्स अ सिंपल वन, इसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स के पूरे चांसेस हैं और साथ में मेजर्स टू ओवरकम। यू कैन एक्सपेक्ट अ 4 marker डायरेक्ट क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स 2 questions इन द MCQs। एक क्वेश्चन है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रीजन it initiates action। Whether the assertion and reason is correct, yes of course,
क्योंकि वो क्यों कर रहा है, फ्लो कर रहा है, क्योंकि वो एक्शन को करने के लिए इट इज गिविंग यू द मोटिवेशन. तो these are the important questions from this particular chapter called directing. Under under directing, Maslow's theory is also very important. And when we talk about Maslow's theory, it is a parallelism drawn between the needs that we have in our life as well as the needs that we have in our organization. Like उनका कहना है कि हर एक इंसान को हंगर, थर्स्ट या फिर मतलब रोटी कपड़ा मकान ये ज़रूरत होती है, क्लोथ्स, राइट. एंड सेकेंडली वी ऑल नीड सिक्योरिटी, सेफ्टी, वी ऑल नीड belongingness, we all need esteem, recognition, and we all also want to have our self goal. और इस चीज़ को he is emphasizing कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो सैलरी आपका जो है दैट इज़ द बेसिक, मतलब हम किसी भी कंपनी में कैसे क्यों नौकरी पर जाते हैं. देन सेफ्टी यानी कि पीएफ या आपका पेंशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान, ये सब आपका सिक्योरिटी, यानी कि आपकी जॉब सेफ होनी चाहिए. देन बिलोंगिंगनेस, द कॉर्डियल एटमॉस्फेयर एट द कंपनी, जहाँ पे काम करने में मज़ा आ रहा है. देन आपके प्रमोशंस, आपका जॉब इनरिचमेंट, रिकग्निशन, दीज ऑल आर कमिंग अंडर सेल्फ एस्टीम नीड्स, यानी कि हमारी एक वैल्यू बढ़ती है. एस्टीम नीड्स मीन्स हमारी वैल्यू बढ़ती है. एंड ऑफ कोर्स द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आपके एज अ कंपनीज एम्प्लॉई, दैट आपका जो एक्चुअलाइजेशन है दैट इज fulfilled. So this is Maslow's need. उसको उसने हिरार्की में डाला है कि what are the basics. वन, हमारा बेसिक क्या है, that is number 1, फिर 2, 3, 4 and 5. And if this question is coming, normally this question comes under 4 marks. और अगर ये question आपके पेपर में आता है तो you need to also make the diagram. So this is all in this chapter what we call as directing.